तो हमने क्या क्या बातें कर ली बच्चों, है ना, गौर फरमा लेना। हमने इन सब के बारे में बातें कर ली है। पॉइजले फार्मूले की भी बात कर ली है, विस्कस फार्मूले की भी बात कर ली अपन ने। ये विस्कस फोर्स से बच्चों हमारे पास ये फार्मूला तुम्हें पता चला होगा, एफ वी बराबर 6 पाई नीटा वी आर। ठीक है ना बेटा, ये फॉर्मूला हमें पता था पहले से, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट बच्चों स्टोक्स लॉ, मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पर ये जो अप थ्रस्ट है और ये जो टोटल वेट है, ये विस्कस फोर्स के लिए टोटल फोर्स ऊपर लग रहा है, अगर ये इसको बैलेंस कर दिया जाए, मतलब जो थ्रस्ट फोर्स लग रहा है और विस्कस फोर्स जो दोनों ऊपर की डायरेक्शन में है, अगर ये नीचे वाले वेट से बैलेंस हो जाए तो बच्चों हमारे यहाँ से एक वेलोसिटी निकलेगी, टर्मिनल वेलोसिटी। फॉर्मूला मैंने बताया था बेटा 2/9, क्या बताया था बेटा 2/9, ये दिख रहा तुम्हें अच्छे से। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला वी टी बराबर 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई नीटा इंटू जी। ये फॉर्मूले से हम आगे की बाकी बातें कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना बच्चों, आवाज़ तो मेरी क्लियर आ रही है ना सबको? ठीक है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसके बारे में भी देख लो बच्चों। द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी विद टाइम और डिस्टेंस इज शोन इज द एडजेसेंट ग्राफ, है ना, मतलब टाइम और डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी, हमें पता है कि डिस्टेंस के साथ भी वेलोसिटी में क्या आता है, ग्रेडियंट आता है बच्चों, कम आता है। धीरे धीरे तो वेलोसिटी एकदम से बढ़ती है, फिर बाद में क्या हो जाती है बच्चों, कांस्टेंट हो जाती है। वेलोसिटी क्या हो जाती है बच्चों, कांस्टेंट हो जाती है। तो ये क्या है हमारे लिए, स्ट्रोक है, टर्मिनल वेलोसिटी अपन बोल सकते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी वी टी का मतलब होता है टर्मिनल, टर्मिनल मतलब होता है कि तुम्हारी वेलोसिटी जो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी वो इंक्रीज नहीं होगी, ये कांस्टेंट पर आके अटक जाएगी बेटा, है ना। तो वही टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है पानी के अंदर घुसते ही। ठीक है ना बच्चे, मतलब क्या हो गया कि तुम किसी भी कंटेनर की अगर बात करो, अगर तुम किसी कंटेनर की बात करते हो, जैसे मान लो कि मैं इधर से इसको हटा देता हूँ ना, इसको हटा देता हूँ पूरा, ठीक है चलेगा। अब जैसे मान लो कि हमारे पास ये कंटेनर है ना बच्चों, ठीक है ना, और इसी कंटेनर के अंदर भरा हुआ क्या है बच्चों, पानी। तो मैंने यहाँ भर दिया पानी, ठीक है, दिख रहा सबको। और यहाँ पर इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आया बच्चों, जो कि पहले यहाँ था पोजीशन पर धीरे धीरे इसकी पोजीशन ऐसे आ रही है बच्चे, धीरे धीरे, ठीक है ना, ठीक है। तो हमारे पास ये अलग अलग वेलोसिटी इसकी गिवन हो सकती है बच्चों। जो खतरनाक वेलोसिटी से नीचे गया, फिर पानी के अंदर घुस चुका, तो विस्कस फोर्स इस पर काम करने लग गया बच्चे। कौन सा विस्कस फोर्स, एफ भी काम करने लग गया। एक टाइम जरूर आएगा जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है बेटा, कांस्टेंट हो जाती है, वही इसकी टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगी। याद रख लेना बच्चों, ये ऑब्जेक्ट मैंने जो बनाया है बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि अपन को काफ़ी सारी परेशानियों को झेलने में आसानी प्रदान करेगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे दिया हुआ है बच्चों, देखो जल्दी से पढ़ो। 2 स्मॉल पार्टिकल स्फेरिकल मेटल बॉल हैविंग इक्वल मास आर मेड फ्रॉम मटेरियल ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2। बच्चों देखो हमारे पास क्या दे रखा है, 2 मेटल बॉल्स दे रखी है ना, जिनकी दोनों की डेंसिटी अपन को अलग अलग दे रखी है, जिसमें ρ1 जो है वो 8 ρ2 के बराबर है। पहली बात तो ρ2 तो ρ2 ही रहेगा, ठीक है भैया कोई बात नहीं। हैविंग द रेडियस ऑफ 1 mm, मतलब इसकी जो रेडियस है ना r1 की वैल्यू वो है 1 mm, और इधर जो r2 की वैल्यू है वो कितनी है बेटा, 2 mm। कितनी है बेटा, 2 mm। समझ में आया, आगे ना बच्चों समझ में, ठीक है। दे आर मेड टू फॉल वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट इन विस्कस मीडियम, विस्कोसिटी कितना है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मीटर दे रखा है, और उसकी डेंसिटी भी कितनी, इतनी है। तो मतलब वही है बच्चों, हमारे पास यहाँ पर एक वाटर टैंक बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बनाया बच्चों मैंने एक वाटर टैंक। वाटर टैंक में अलग अलग 2 सिंपल, एक है बच्चों M1 और एक है 2M, है ना, ठीक है ना बेटा। पहले फिल कर दूँ मैं इसको, ये पानी से भरा टैंक है जिसमें एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है ना बेटा, जिसमें से इसकी तो है 1 mm और इसकी कितनी बेटा 2 mm है, ठीक है ना बेटा। इसकी डेंसिटी हमारे पास कितनी दे रखी है, ρ1, इसकी डेंसिटी कितनी ρ2 है, और इसकी डेंसिटी बच्चों सिग्मा मान लेता हूँ मैं। पानी की डेंसिटी ने कितना मान लिया बच्चों, मैंने सिग्मा मान लिया, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 0.1 ρ2 के बराबर हमारे पास गिवन है। चलेगा बच्चे, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? अरे ठीक है, नहीं है, जल्दी से देखो बच्चों यहाँ तक, पहले यहाँ तक पहुँच जाओ सब जने, जल्दी से पहुँच जाओ बच्चों यहाँ तक। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? पक्का बच्चों, क्लियर है 100%? ठीक है या नहीं है? ठीक है। अब इसी से हमारे पास क्या दे रखा है, उस डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है क्या एक्चुअली बेटा, 2/9 r⁻², सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाय नीटा इंटू जी, यही है ना बेटा, ये देख लो, रो माइनस सिग्मा, सॉरी
रो माइनस सिग्मा, जिसमें रो किसकी डेंसिटी दे रखी है हमारे पास बच्चों, ये तो सिग्मा जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड कहलाती है, रो डेंसिटी ऑफ बॉडी कहलाती है, ठीक है ना बेटा, कोई बड़ी बात नहीं। तो मैं फर्स्ट की बात करता हूँ, टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट, तो फर्स्ट वाले के लिए और सेकंड वाले के लिए वी टी, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो यहाँ पर भी बेटा 29 आएगा, ये 1 R1 होगा तो ये R2 का स्कोर हो जाएगा, ये रो 1 है, सिग्मा तो सिग्मा रहेगा, ये रो 2 है, सिग्मा सिग्मा रहेगा, नीचे नीटा आएगा, कांस्टेंट रहेगा, जी से जी कैंसिल, नीटा से नीटा कैंसिल, 2/9 से 2/9 कैंसिल। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला बन रहा है R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, एक तो ये बन गया और एक रो 1 माइनस सिग्मा 1। तो रो 1 की वैल्यू तुम्हें पता है बेटा 8 रो 2 आई थी, माइनस सिग्मा 1 की वैल्यू 0.1 रो 2, बिल्कुल सही है। नीचे आया था बेटा रो 2, तो रो 2 ही रहेगा, लेकिन सिग्मा 1 की वैल्यू 0.1 रो 2। ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन बच्चों मुझे लगता है कि चलेगा, तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर दिया, 8 में से 1 जाएगा तो 7.9 बचेगा और नीचे 0.9 बचने वाला, और ये रो 2 और ये भी रो 2 से रो 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा। पॉइंट से तुम चाहो तो पॉइंट काट दो, तुम्हारे पास आंसर बच्चा बच्चे ऊपर 79, तो 79 एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। नीचे देखते क्या आएगा, 2 2 जा 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 36, तो ऑप्शन नंबर डी है ना, डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है बच्चों। इस तरीके से कर लोगे। बताओ बच्चों समझ में आया नहीं आया? इस तरीके से टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूले हम ड्राइव करके सॉरी टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूले को हम यूज़ करके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं कैसे? जल्दी से बताओ बच्चों, हाँ या ना, जल्दी से बताओ बच्चों, टर्मिनल वेलोसिटी के क्वेश्चन हम ट्राई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जल्दी से बताओ बच्चों, अरे कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बताओ बच्चों, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ बच्चों। आगे समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन चले अपन। ये हमारी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा सिंपल सा। क्या दे रखा है? स्मॉल स्पेयर ऑफ रेडियस आर फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट इन द विस्कस बच्चों, इसमें भी विस्कस दिया हुआ हमारे पास। तो यही है बच्चों, कंटेनर है, पानी से भरा है, विस्कस है, तो बच्चों सर्कल उठाया, इसके अंदर डाल दिया है जो कि गिरा है। कलर इसका चेंज कर देता हूँ बच्चों, मैंने रेड कलर कर दिया। कौन सा कलर कर दिया? मैंने इसका रेड कलर कर दिया। इसकी रेडियस कितनी हमारे पास बच्चों? आर रेडियस गिवन है। हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द विस्कस फोर्स। अच्छा बच्चों, हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट मतलब समझ रहे हो बच्चों, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। क्या प्रोड्यूस हो रही है बच्चों? एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है बच्चों, ठीक है ना। क्या प्रोड्यूस हो रही है? एनर्जी। तो मैं कुछ एनर्जी के बारे में तुम्हें आगे डिस्कस करके बताऊंगा कि क्या इसमें एनर्जी की बातें हो रही है, ठीक है। As the result of heat produced due to the viscous force, the rate of production of heat when the sphere attain the terminal velocity is proportional to। तो टर्मिनल वेलोसिटी एक्चुअली में किसके प्रोपोर्शनल आएगी? तो 2/9 हमारे पास पहले से गिवन है। आर स्क्वायर चला गया बच्चों, रो माइनस सिग्मा हमारे पास फॉर्मूले में पहले से था, नीटा सूगला पीछे नीचे पड़ा रहता है। वी टी की वैल्यू निकालनी है। अब हमें देखना है कि आर की पावर कितने के, तो बच्चों आर की पावर 2 क्या आ रही है। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखो, हमें साफ साफ बोल रखा है कि हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू विस्कस फोर्स, है ना। हीट प्रोड्यूस हो रही है विस्कस फोर्स की वजह से। हाँ, तो यहाँ पर बच्चों तुम्हें करना पड़ेगा कि टर्मिनल वेलोसिटी, अब देखो जरा, हीट प्रोड्यूस किस किस की वजह से होगी। एनर्जी की अगर मैं बात करूँ कि एनर्जी हीट प्रोड्यूस जो दे रखा है हमारे पास कि किसके प्रोपोर्शनल होगी, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट मतलब एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, है ना, जब टर्मिनल वेलोसिटी को वो अटेंड कर लेता है। तो तुम्हें पता है बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? वर्क डन आएगा, ठीक है नहीं है? पक्का ना बच्चों? सोच लो जरा अच्छे से, सोचोगे तभी पता चलेगा बच्चों, ठीक है। सोचोगे जरी तभी पता चलेगा। हीट प्रोड्यूस है ना पर यूनिट टाइम। अगर हम बात करें कि हर एक सिंगल टाइम में हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करेंगे। तुम चाहो तो इसको और अच्छे सिंपल से समझ सकते हो बच्चों। सिंपल से समझने का बड़ा सिंपल तरीका यहाँ पर ये है हमारे पास कि भैया, अगर हमारे पास कभी भी हीट प्रोडक्शन या एनर्जी की बात करें, हीट प्रोडक्शन या किसकी बात कर रही है बच्चों? एनर्जी की बात करें, तो तुम किससे याद रखोगे इसको? फोर्स इनटू टर्मिनल वेलोसिटी। फोर्स इनटू टर्मिनल वेलोसिटी, ये है हमारे पास हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम, ऐसा समझ सकते हो बच्चों। हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम, याद रख लेना बच्चों, हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। अब तुम बोलोगे कि सर अपने हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन बच्चों यहाँ पे देखो, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट बोला है ना, तो रेट ऑफ वर्ड का मतलब होता है हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। तो तुम्हें पता है हीट का मतलब होता है वर्क डन, एनर्जी है ना, हीट एनर्जी, वर्क डन। वर्क डन होता है बच्चों फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब नीचे टाइम का डिवाइड करना है, इधर भी टाइम का डिवाइड होगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बन जाएगा? वेलोसिटी बन जाएगा क्या? तो मुझे इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखना था, फोर्स इंटू टर्मिनल वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी को क्या बोलेंगे अपने बेटा? टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे। पहले बोलो समझ में आ गया यहाँ तक? जल्दी से बोल दो बच्चों, हाँ समझ में आ गया। सही से लिख दो अब इसको। तो हमारे पास जब भी ऐसा है ना, हीट
हीट प्रोडक्शन की अपन बात करें तो एक्चुअली में किसकी बात हो रही है बेटा, वर्क डन की। वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और रेट ऑफ चेंज की बात करें तो यहाँ पर टी का डिवाइड कर देंगे, टी का डिवाइड कर देंगे डी अपॉन टी, तो एफ इंटू वी टी आ जाएगा। अब एफ का फॉर्मूला विस्कस फोर्स 6 पाई नीटा आर वी टी, इंटू में क्या चल रहा है बेटा, वी टी, तो कितना आ जाएगा 6 पाई नीटा आर। वी टी का फॉर्मूला होता है 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू में जी डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर। बोलो हाँ, एक आर पहले से चल रहा है कि बच्चों इधर बगल में, और आर का स्क्वायर करेंगे तो आर की पावर 4, तो आर की पावर टोटल कितना आ जाएगा 5। बाकी सबको कांस्टेंट मान लो, तो हीट प्रोडक्शन किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर की पावर 5 के। अगर केवल बात करते कि टर्मिनल वेलोसिटी किसके मतलब आर की कितनी पावर की प्रोपोर्शनल होती है तो हमारा आंसर ये होता है। लेकिन हीट प्रोडक्शन पूछा तो बच्चों इस तरीके से याद रखना, हीट प्रोडक्शन का मतलब ये था बच्चों एनर्जी, ठीक है ना। आगे चल सकते हैं बच्चों अपन, ठीक है। अब देखो बच्चों अगली चीज़ हमारे पास क्या है, कुछ सरफेस टेंशन जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने तुम्हें बताया ना बच्चों, सरफेस टेंशन और कैपिलरिटी, ये दो टॉपिक हमारे पास बचते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन करेंगे ना। तो हमारे पास सरफेस टेंशन होती क्या है, सरफेस टेंशन को समझने के लिए एक सिंपल सा फिनोमिनन में बताता हूँ बच्चों। तुमने शायद तुमने एक ऐसा कंटेनर देखा होगा, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। ये पानी पड़ा बच्चों हमारे पास, ठीक है ना, और इसके अंदर क्या डाल दी बच्चों, मैंने एक छोटी सी नीडल डाल दी बच्चों। क्या डाल दी, छोटी सी नीडल। नीडल डालते ही क्या होगा कि ये पानी में डूब जाएगी, क्या नहीं डूबेगी बच्चों ना, ये कुछ कैसी हो जाएगी बच्चों, इसको एक टेंशन प्रोवाइड करेगी, पानी इसके साथ ऐसे घूम जाता है थोड़ा थोड़ा, ताकि इसको नीचे डूबने से बचाए। तो वाटर की ये जो प्रॉपर्टी कहलाती है, कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है बच्चों, सरफेस टेंशन। अब जैसे मान लो कि एक चींटी है, पानी पर आसानी से चल पाती है क्योंकि इसके पैर इतने पतले होते हैं कि पानी के ऊपर वो एक तरीके से मान के चलो कि चद्दर पे चल रही है तो वो वाटर सरफेस, लेकिन फिर भी चींटी जैसे आकृति के लिए तो वो क्या है बच्चे, चद्दर जैसा काम कर रही है ना। यहाँ अपन बात करें बच्चों कि चद्दर की बात छोड़ो, मकड़ी की अगर बात करें तो मकड़ी भी जब पानी की सरफेस पे चलती है तो वो डूबती नहीं है, वो क्या करती है, पानी को एज ए चद्दर, मतलब उधर एक कपड़ा बलून मान लो, बलून के ऊपर पैर रखते हैं ना तो बलून का कितना पोर्शन अंदर घुस जाता है, थोड़ा सा दब जाता है, तो वो सरफेस टेंशन कहलाता है, सरफेस की टेंशन कहलाता है, ठीक है ना बच्चों, जो इसको डूबने से बचाता है, ठीक है। अब इसके कुछ पैरामीटर से तुमने अच्छे से पढ़ा ही है बच्चों, इसलिए मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं इसमें। अब देख लो एक बार अच्छे से, हमारे पास स्क्रीन पे दिया हुआ बच्चों काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये देखो बच्चों क्या दिया हुआ, सरफेस टेंशन दिया हुआ हमारे पास। तो सरफेस टेंशन इज द बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड, द लिक्विड सरफेस बिहेव लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करेगा, विच हैज़ द न्यूट्रल टेंडेंसी टू कॉन्टैक्ट एंड टेंस टू हैव मिनिमम पॉसिबल एरिया, सही है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, लिक्विड की ये प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन कहलाती है, जो कि इसको रोकने का प्रयास करती है, स्ट्रेच हो जाती है, टेंशन देने लग जाती है। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, कोहेसिव फोर्स, अधेसिव फोर्स, व्हाट इज द मीन बाय कोहेसिव, इसे कहते हैं बच्चों सहसंजक बल, क्या बैठते हैं बच्चों, सहसंजक, और इसे अपन बोलते हैं बेटा असंजक बल। तो सहसंजक और असंजक बल क्या होते हैं, सहसंजक मतलब सेम मटेरियल के डिफरेंट पार्टिकल के बीच के अंदर होगा, और इसमें डिफरेंट मटेरियल के डिफरेंट पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब देखो बच्चों, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स विच एक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस, जैसे वाटर के बीच में या फिर मरकरी के बीच में। अधेसिव फोर्स क्या होता है, तो फोर्स विच एक्ट बिटवीन मॉलिक्यूलर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, जैसे वाटर और ग्लास के बीच में। ग्लास मतलब ग्लास की अपन बात करें और वाटर की बात करें तो दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं, वाटर मरकरी चिपक जाते हैं, मरकरी ग्लास चिपक जाते हैं, तो उसके बीच में अधेसिव नेचर कहलाता फोर्स, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल के बीच में लग रहा है, और सेम टाइप के मटेरियल में लगेगा तो उसे अपन बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। एक आता है बच्चों मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज मतलब क्या होता है, देखो जरा, हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है, ये मान लो बच्चे एक पार्टिकल है, ये भी एक पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर है, लेकिन फिर भी इन पार्टिकल के चारों तरफ एक रेंज बन जाती है बच्चों,
जिसके इन्फ्लुएंस में आने से ही दूसरा पार्टिकल या तो अट्रैक्शन या रिपल्जन फील कर पाता है। तो इससे अपन कहते हैं मोलिकुलर रेंज। ये इसकी जो रेडियस है ना, ये इसकी मोलिकुलर रेंज कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक की, समझ रहे हो बच्चों। तो यहाँ पर क्या देगा, द डिस्टेंस अप टू विच अ मोलिकुलर कैन अट्रैक्ट और टू अदर मोलिक्यूल कॉल्ड मोलिकुलर या इन्फ्लुएंसर रेंज, इट इज़ ऑफ ऑर्डर 10 to the power -9 2 या फिर 10 की पावर 10 आर्मस्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं। ये ई का मतलब किसको बता रहा है बेटा, आर्मस्ट्रॉन्ग बता रहा है, क्योंकि एक आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10 की पावर -10, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 की पावर -9 हो जाएगा क्या, मीटर। चलेगा बच्चे। तो ये इस तरीके से याद रखना, मोलिकुलर रेंज हमें पता चल गया। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया बच्चों, देखो यहाँ पर जैसे क्या है, एक ए और बी हमारे पास निडल दे रखी, ए और बी अलग अलग निडल है। तो यहाँ पर इस पर दो टाइप के फोर्स लगते हैं, एक तो इस तरफ और एक इस तरफ। तो ये इक्विलिब्रियम बनाए रखने के लिए इसको सरफेस पे बनाए रखता है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है टी फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब एल लेंथ। अगर इसकी लेंथ कितनी बच्चों, एल है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यही किसको बताएगी बेटा, सरफेस टेंशन को बताएगी। किसको बताएगी, ये सरफेस टेंशन को। बोलो हाँ, समझ में आया नहीं आया, जल्दी से बोलो। ये सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, मतलब m1L0T-2 इसकी डायमेंशन हो जाएगी, क्योंकि न्यूटन की होती है m1L1T-2, तो जिससे L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा। न्यूटन पर मीटर, जूल पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो, क्योंकि सरफेस टेंशन एक प्रकार की एनर्जी भी बच्चों, इसलिए जूल की फॉर्म में भी इसको लिखा जाता है। याद रख लोगे इसको, पक्का समझ में आया बच्चों। तो हम इस तरीके से डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन को डील कर सकते हैं आसानी से, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है ना भैया। तो सरफेस टेंशन का तुम तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना बच्चों, फोर्स पर यूनिट लेंथ। किससे याद रखोगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ से याद रखोगे। स्पेशल केस देखते जाएंगे बच्चों थोड़ा थोड़ा करके। हमारे पास मान लो बच्चे एक निडल है, सिंपल सी बात है बच्चों, एक निडल है ना, तो सरफेस टेंशन की डायरेक्शन कहाँ जा रही है बच्चों, इस डायरेक्शन में जा रही है क्या, और इस डायरेक्शन में टेंशन जा रही है। तो ये 2t साइन थीटा क्या बैलेंस कर रहा है क्या, mg को। तो देखो यहाँ से 2t L साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। तो ये क्या है बच्चों, व्हेन एनी नीडल फ्लोट ऑन द लिक्विड सरफेस देन 2t L साइन थीटा mg, ये एक इक्वेशन है जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने का अपन प्रयास करेंगे बच्चों। ये कंपोनेंट कैसे टूटे तुम्हें पता चल गया होगा, जहाँ एंगल बनता है वहाँ कोस थीटा, जहाँ नहीं बनता वहाँ साइन थीटा। एक्स, अ मॉस्किटो सिटिंग ऑन द लिक्विड सरफेस, मॉस्किटो मतलब एक मच्छर की बात करें, मच्छर अगर लिक्विड सरफेस पर बैठा हुआ है तो वहाँ पर उस प्रकार का इस पर इक्वेशन फॉलो करेगी, इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्या आ रहा है, इफ द नीडल इज लिफ्टेड फ्रॉम द लिक्विड सरफेस देन, अगर लिक्विड सरफेस से उसको उठाया जाता है, ठीक है ना, तो उठाया जाता है तो पानी, देखो एक तो क्या हो रहा है, लिक्विड सरफेस पर अपन इसको रखा है, तो रखा है तो पानी कहाँ चला जाएगा बच्चों, अंदर की तरफ। लेकिन जब इसको अपन ऊपर की तरफ उठा रहे हैं तो पानी उससे चिपकते चिपकते एकदम से ऊपर आता है ऐसे। तो इसका मतलब यहाँ पर भी सरफेस टेंशन काम कर रही है। तो फोर्स जब एक्सीज हो जाता है तो किसके बराबर होएगा बेटा, 2TL के बराबर होएगा। अब यहाँ पर 2TL क्यों हो गया बच्चों, देखो जरा, ये T हो गया हमारे पास। तुम्हें पता है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर टेंशन कितनी लग रही है बेटा, 2T लग रही है क्या, तो F/L, तो फोर्स कितना हो जाएगा 2TL। और अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो अगर इसमें mg भी इंक्लूड कर दिया जाए, ठीक है, तो F मिनिमम कितना हो जाएगा बेटा, mg + 2TL कि मिनिमम फोर्स तो इसको लगाना ही पड़ेगा इतना, ताकि इसको ऊपर लिफ्ट करवा सके। मुझे लग रहा है तुम्हें ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन बच्चों क्वेश्चन करते समय जरूर ये चीज़ें यूज़ करना सीख जाओगे तुम्हें ना, थोड़ा सा पेशेंस रखो। लेकिन ये सारी चीज़ें तुम पहले भी पढ़ चुके हो, यूज़ करना तुम्हें आता नहीं है, इसलिए याद करना भी सिखा दूंगा, यूज़ करना भी सिखा दूंगा। नेक्स्ट बच्चों देखो, हमारे पास एक डिस्क है बच्चों, ये वाटर लेवल याद रख लेना है ना, वाटर सरफेस ही है सब कुछ, ठीक है ना भैया। तो इसी के अंदर तुम्हें दिख रहा है बच्चों, एक टेंशन तो इधर काम कर रही है, एक टेंशन इधर काम कर रही है, ठीक है ना बेटा। और दोनों की टेंशन में F एक्सिस अगर निकालते बेटा, है ना, तो वो F1 + F2 के बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो मैं जब टेंशन की बात करता हूँ सरफेस टेंशन, तो फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो मेरे पास पहले वाले की टेंशन की बात करता हूँ सरफेस टेंशन, और उस सरफेस टेंशन की बात करता हूँ, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा F बराबर तो होता है TL। तो TL मतलब यहाँ से T × 2πr2 बाहर वाले के लिए, प्लस T × 2πr1। तो यहाँ से 2πt तो कॉमन आ गया, और क्या बचेगा बेटा, R1 + R2। तो टोटल फोर्स, एक्सिस इन फोर्स किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 2πt R + R। बोलो हाँ, समझ में आया। रिक्वायर्ड एक्सिस फोर्स टू सर्कुलर थिक रिंग और होलो डिस्क हैविंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस डिप्ड इन अ टेकन आउट फ्रॉम लिक्विड। जब इसको पानी से बाहर निकालते हैं तब इस पर एक्सिस ऑफ फोर्स किसके बराबर होता है, रिक्वायर्ड एक्सिस ऑफ फोर्स, है ना। रिक्वायर्ड फोर्स किसके बराबर होएगा बेटा, 2πt R1 + R2 के बराबर होगा। याद रख लोगे बच्चों इसको पक्का। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास कुछ और देखो, अगर यहाँ पर होलो डिस्क नहीं है, सर्कुलर रिंग है बस, जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है बच्चों, R दे रखी है, तो इसमें R1 और R2 दोनों R के बराबर हो जाएगा। तो तुम्हें पता है कि F1 + F2 दोनों होगा, तो यहाँ पर T × 2πr, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बेटा, T ×
2 पाई आर ही आ जाएगा। तो टोटल मिला के क्या आ जाएगा बेटा 4 पाई आर इंटू टी। ये तो ऊपर वाले के लिए हो गया। नीचे वाले की बात करूँ, डिस्क आ गया बच्चों एक सिंपल सा है ना, तो इसमें केवल एक ही सरफेस टेंशन काम करेगी बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। तो सरफेस टेंशन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ एक फोर्स F1 की और F2 की, तो F2 तो होता है इनसाइड के लिए, तो इनसाइड के लिए तो क्या हो गया बेटा 0 हो गया, आउटसाइड के लिए बचेगा तो 2 पाई आर इंटू टी, केवल सिंगल के लिए, डिस्क के लिए और रिंग के लिए, दोनों के लिए याद रखोगे। कब सरफेस टेंशन दुगनी होती है, जब दो फ्री सरफेस होते हैं, दो फ्री सरफेस होंगे तो दो दुगनी हो जाएगी सरफेस टेंशन, एक ही फ्री सरफेस होगा तो सिंगल रहेगी, ठीक है ना बच्चों। इस वाले में देखो ये है बच्चों हमारे पास फिल्म, क्या है बच्चे, इसको सही से लिखूं, फिल्म, और ये क्या है बच्चों हमारे पास एक प्लेट है, प्लेट है मतलब फ्री सरफेस इसमें सिंगल है। इसमें फ्री सरफेस कितनी आ जाएगी बच्चों, लाइन की बात करें ना तो 1 2 3 4, बाहर से भी दिखेगा और अंदर से भी दिखेगा, समझ रहे हो बच्चों, बाहर से भी 4 है अंदर से भी 4 है, तो टोटल 8 नहीं हो गए बच्चों, जरा सोचो स्क्वायर है ना। तो मैं अगर बात करूँ एक्सिस इन फोर्स, तो यहाँ पर 2 इंटू 480 हो जाएगा, क्या 480 क्यों, क्योंकि फोर्स बराबर होता है सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, तो सरफेस टेंशन इंटू लेंथ कितना आ गया बेटा A। अब 4 से मल्टीप्लाई कर क्यों करा, क्योंकि 4 लेंथ आ गई, और 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा बच्चों इसको, क्योंकि 8TA जो हुआ है किसके बराबर हुआ है, ये दोनों तरफ से, अंदर से भी चारों दिख रहा है और बाहर से भी हमें चारों दिख रहा है। फिल्म समझ में आया होगा तुम्हें बच्चों, नहीं आया तो मुझे बता दो। फिल्म के लिए फिल्म मतलब अंदर से भी खाली है बाहर से भी खाली है, तो मुझे अंदर वाली भी चारों लाइनें मिलेगी और बाहर वाली भी चारों लाइनें मिलेगी। फिर बात करते हैं प्लेट की, तो प्लेट में तो केवल बाहर की चारों लाइनें मिल रही, तो क्या आ जाएगा बच्चे 480 आ जाएगा सिंपल, अंदर वाला नहीं आएगा। बोलो हाँ, जब फ्री सरफेस जितनी होती है उतनी सरफेस टेंशन बनेगी। तो सरफेस टेंशन डिपेंड करता है बच्चों फ्री लेंथ पर या फ्री सरफेस पर, याद रख लेना बच्चों, सरफेस टेंशन निकलेगी तभी जब फ्री होगा कोई सरफेस। फिर देखो बच्चों अब अपन निकालते हैं बच्चों वर्क डन कितना आएगा इसमें ना। वर्क डन निकालने के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पहले से पता है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ से सरफेस टेंशन का एक फॉर्मूला मिलने वाला बच्चों हमारे पास, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना आता है बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया बेटा 2TL, ये तो अपन को पता है। डिस्प्लेसमेंट कितना चल रहा है बेटा dx चल रहा है, कितना चल रहा है बच्चे dx, बोलो हाँ समझ में आया, पक्का बच्चे पक्का। तो यहाँ से हमारे पास t को अलग से ले लिया और 2L dx को अलग से ले लिया बेटा मैंने, यहाँ पर इंटू का सिंबल आएगा, ये 2L dx को मैंने अलग से ले लिया है ना। तो ये t इंटू 2L dx है, 2L dx का मतलब समझ रहे हो बच्चों कि ये है बच्चों हमारे पास L, ठीक है ना, ये L है तो ये भी कितना बेटा L है, और ये है कितना बेटा dx है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि चेंज इन लेंथ जो होगा, या सॉरी चेंज इन एरिया जो होगा फिल्म के लिए, वो किसके बराबर आएगा बेटा 2L dx के बराबर आएगा, t इंटू 2L dx के बराबर। t को हटा देता हूँ, देखो एक बार मैं समझाता हूँ इसको अच्छे से। ये देखो बच्चों हमारे पास हुआ क्या, एक्चुअली में हुआ ये था कि अगर मैं इसको समझाने के लिए इस टाइप से कंटेनर बनाया जिस पर फिल्म बनी बच्चों साबुन की, है ना, साबुन की फिल्म डाली थी अपन ने इस पे बच्चों, और यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया बच्चे, एक साबुन की फिल्म पर, ये देखो बच्चों ये साबुन की फिल्म बनी हुई है ना बच्चों, ठीक है, और साबुन की फिल्म में हमने यहाँ से स्टार्ट करा बच्चों, यहाँ से, जिसमें इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल लेंथ कितनी बेटा L है, ठीक है ना, और हमारे पास A B C D ये पॉइंट है, और इसको मैं थोड़ी सी दूर ले गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना बेटा, यहाँ से यहाँ तक ले गया, तो मेरे पास नए पॉइंट मिल गए बेटा A डैश और B डैश, क्या मिल गया बेटा A डैश और B डैश। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास डेल्टा एक्स, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या हुआ कि ये जो फिल्म बनी थी ना यहाँ पर, ये फिल्म में मैं इसको तो फ्रीली मूव कर सकता हूँ, तो इसको आगे ले जाऊँगा तो ये फिल्म क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, समझ में आया, और अगर इसको पीछे ले जाऊँगा तो फिल्म बढ़ जाएगी, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी। तो मुझे निकालना है कि कितना वर्क डन हुआ। तो मान लो ये A डैश B डैश था और इसको मैं पीछे ले गया, तो फिल्म थोड़ी सी बड़ी, फिल्म थोड़ी सी बड़ी, तो वर्क डन कितना निकालना है ये हमें फाइंड करना है ना बच्चों। तो वर्क डन होता है बेटा फोर्स इंटू डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो फोर्स का फॉर्मूला तो हो गया बेटा 2TL इंटू dx। 2TL क्यों होगा बच्चे, क्योंकि फिल्म जो एक तो पीछे से भी दिख रही है और एक आगे से भी दिख रही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला आएगा वो टेंशन इंटू सरफेस टेंशन इंटू लेंथ तो होता है, इंटू 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से दिखेगा बच्चों, ठीक है ना बच्चे, कहाँ से दिखेगा, दोनों तरफ से दिखेगा हमारे पास, ठीक है। अब दोनों तरफ से दिख रहा है तो बच्चों बात खत्म हो गई है, 2 से मल्टीप्लाई करना पता चल गया अपन को, क्योंकि ये बच्चों ये फ्रेम है तो बाहर और अंदर दोनों तरफ से अपन को दिख रहा था, तो मैंने 2TL लिख दिया बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं है। t को बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया बेटा 2L dx ले लिया, अंदर अपन ने, है ना, क्या ले लिया बेटा 2L dx ले लिया। तो मैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो बताओ बच्चों मुझे
इसका एरिया कितना आएगा, ये वाला एरिया, क्या इससे मैं चेंज इन एरिया बोल सकता हूँ क्या बेटा, बोलो हाँ चेंज इन एरिया। और चेंज इन एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू डेल एक्स होगा क्या, और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सरफेस टेंशन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, तो ये चेंज इन लेंथ के बराबर, चेंज इन एरिया के बराबर हो गया, तो डेल ए हो गया, और यही किसको मिल गया बच्चों, वर्क डन के बराबर मिल गया। तो बताओ मुझे अगर वर्क डन के लिए क्वेश्चन आता है तो मैं क्या करूँगा, सरफेस टेंशन को सीधा चेंज इन एरिया के मल्टीप्लाई कर दूंगा, और सरफेस टेंशन का एक और फॉर्मूला बन गया बच्चों, वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया। बोलो हाँ, समझ में आया बच्चों। तो इस तरीके से वर्क डन निकाल सकते हैं अपन, न्यूमेरिकल करते समय समझ में आएगा अपन को। स्पेशल केस देख लो बच्चों जरा, वर्क डन अगेंस्ट द सरफेस टेंशन इज दैट सरफेस टेंशन टी इनटू चेंज इन एरिया, ये तो हमें फॉर्मूला पता चल गया ना, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ ड्रॉप की, वाटर ड्रॉप की बात करते हैं अपन अगर, तो बच्चों हमारे पास मान लो ये है वाटर ड्रॉप, है ना बच्चों, वाटर ड्रॉप है तो अंदर से पूरा भरा हुआ होगा ही होगा, ये देखो मैंने भर दिया। तो इस वाले केस के लिए इसका जो सरफेस चेंज इन एरिया होगा, देखो ना बच्चों, अगर ये थोड़ा सा वाटर ड्रॉप ऐसे बढ़ जाए, ठीक है ना, ड्रॉप ऑफ रेडियस आर जब इतना बढ़ जाए तो इसका फॉर्मूला कितना होगा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr²। तो वर्क डन जो होगा तो T इंटू 4πr² हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और अगर मैं बबल की बात करता हूँ तो बबल का मतलब तो क्या हो गया बच्चों, वाटर में तो अंदर ही पानी रहता है, बबल में तो दोनों तरफ से, बाहर से भी खाली अंदर से भी खाली, है ना, सिर्फ किनारों पे रहता है मामला बस, ठीक है ना बच्चे। कहाँ से रहता है, किनारों से रहता है। किनारों से रहने का मतलब क्या हो गया बताता हूँ मैं भी तुम्हें, देखो ये इसकी बात कर रहा हूँ बच्चों। बबल में तो क्या होगा बच्चों, केवल किनारों पर रहेगा मामला सारा, बाकी कहीं पे भी नहीं रहेगा। इसका मतलब अंदर से खाली बाहर से खाली, तो 4πr² इंटू 2 होगा, बाहर और अंदर दोनों मिला के, तो क्या 8πr² हो जाएगा क्या, इंटू टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो गया। और यही चीज़ बच्चों किसकी बात कर रहे हैं, वर्क डन फॉर्मेशन ऑफ बबल फ्रॉम बबल, इतने अलग अलग बबल से बनाया बच्चों ना, 2 अलग अलग बबल से, R1 से R2 के लिए। तो बच्चों सीधी सी बात है, ये रहा फॉर्मूला हमारे पास बन गया, 4πr² से लेके R1², क्योंकि चेंज इन एरिया निकलेगा बच्चों, तो पहले एरिया R1 के हिसाब से था, फिर एरिया R2 के हिसाब से हो गया, तो चेंज इन एरिया मतलब होता है A2 - A1। तो यहाँ से कर लेना बच्चों, ये अपना आंसर आ जाएगा। इस तरीके से याद रख लोगे बच्चों, ठीक है चलेगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या देखा, लिक्विड सरफेस हैज़ 1 सरफेस बट द लिक्विड फिल्म हैज़ 2 सरफेस। याद रख लेना बच्चों, लिक्विड सरफेस के लिए 1 सरफेस होती है, इसलिए सरफेस टेंशन भी सिंगल आएगी, लेकिन फिल्म के लिए 2 सरफेस होती है, इसलिए सरफेस टेंशन भी 2 हो जाती है, क्योंकि एरिया दुगना हो जाता है। याद रखोगे बच्चों इसके लिए, ये देखो लिक्विड सरफेस के लिए तो सिंगल एरिया आ रहा है और लिक्विड फिल्म के लिए डबल एरिया आ रहा है, याद रखोगे बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, क्या देखो जरा, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फिल्म दे रखी है, लिक्विड इज एक्सटेंड फ्रॉम 4, मतलब पहले वाले का एरिया दे रखा है 4 × 2 मतलब 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और दूसरे वाले का एरिया मुझे दे रखा है 520 मतलब 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इफ द वर्क डन इज दिस, तो वर्क डन भी दे रखा है 3 × 10⁻⁻14 जूल। तो व्हाट इज द सरफेस टेंशन, तो वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। तो सरफेस टेंशन बराबर वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया के बराबर आएगा, नहीं आएगा, तो वर्क डन आ गया 3 × 10⁻⁻4, और चेंज इन एरिया कितना आ जाएगा बेटा 20 - 8 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि एरिया करा ना बच्चों अपन ने, तो 2 × 4 4 10⁻⁻8 तो पहले से चल रहा है, सर ये कट जाएगा ये तो पूरा, ठीक है ना। अब 3 में डिवाइड होगा बेटा कितना, 12 का, 3 चौक 12, तो 1/4 चल रहा है। 1/4 को अगर सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, ये कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं हो रही है हाँ बच्चों, मुझे लग रहा गड़बड़ हो रही है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन गड़बड़ लग रही है मेरे को, 12 कैलकुलेशन गड़बड़ लग रही है बच्चों, थोड़ी सी देख लेना एक बार अच्छे से, देख लेना कैलकुलेशन गड़बड़ लग रही बच्चों मेरे को। तुम्हारे पास ओके फिल्म की बात हुई ना बच्चों, हाँ तुम्हारे पास सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हो गया बच्चों, क्या वर्क डन इंटू 2 इंटू चेंज इन एरिया। हाँ तो वर्क डन आया 3 × 10⁻⁻4 और 2 इंटू चेंज इन एरिया का फॉर्मूला मिला था बेटा वही 12 × 10⁻⁻4 कट गया, तुम्हारे पास 1/8 आएगा, 1/8 मतलब 0.125। सोल्व कर लेना बच्चों इसको, आंसर यही मिलने वाला, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट आता है बच्चों एक्सिस इन प्रेशर, प्रेशर में एक्सिस होना, ये डेरिवेशन तुमने सारे कर रहे हैं, मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे तुम्हें याद रखना है। यहाँ पर क्या दे रखा बच्चों, वाटर ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है तो सिंगल टेंशन आएगी, जबकि बबल की अपन बात करते हैं बबल की, तो यहाँ पर टेंशन कितनी हो जाती है बच्चों, दूरी एयर, जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है एक्सिस इन प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, तो फॉर्मूला ये है बच्चों एक्सिस इन प्रेशर,
फोर्स एक्सिस तो अपन ने निकाल दिया था, एक्सिस इन प्रेशर है ना, कितना आ जाएगा बेटा 2T/r। इसी के बार एक्सिस इन प्रेशर, कैविटी और एयर बबल की अगर अपन बात करें तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ρgh प्लस 2T/r। एयर बबल, एयर बबल मतलब पानी के अंदर जब h हाइट पर कोई एयर बबल चला जाए तब ये वाला रहेगा। और एक्सिस इन प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, सोप बबल की अगर अपन बात करेंगे तो 4T/r होगा बच्चों, याद रख लेना, ये 4T/r होगा बच्चों सोप बबल, क्योंकि अंदर भी एयर बाहर भी एयर, इसमें अंदर एयर है लेकिन बाहर लिक्विड है। इसमें क्या है बच्चे, ड्रॉप है ना तो अंदर पानी है और बाहर कुछ भी नहीं है, वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है। तो इस तरीके से तुम याद रखना, तुम्हें पता चल जाएगा कि इसको यूज़ कैसे करना है, कब 4T/r लेना है और कब 2T/r लेना है, ठीक है ना भैया। मैंने जैसे इसमें बताया ना, इस वाले में फिल्म था तो अपन को फिल्म के लिए 2 से एरिया मल्टीप्लाई करना था। नेक्स्ट बच्चों देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, सोप बबल हैविंग द रेडियस ऑफ 1 mm। तो रेडियस कितनी दे रखी है बच्चों हमारे पास, 1 mm की रेडियस दे रखी है। इज ब्लोन फ्रॉम द डिटर्जेंट सॉल्यूशन हैविंग अ सरफेस टेंशन ऑफ दिस। तो सरफेस टेंशन भी अपन को दे रखा है बेटा 2.5 × 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर। ओहो, ये भी अपन को दिया हुआ है, वाह भाई वाह, क्या बात है, ये दोनों अपन को दिया हुआ है बच्चे, ठीक है। द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल टू द पॉइंट Z0 बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। प्रेशर इनसाइड द बबल है ना बच्चे, तो सो बबल हमें को दे रखा है, तो यहाँ से इसको भर दिया, पानी भर दो इसके अंदर। नेक्स्ट बच्चों हमें दे रखा है सोप बबल है, तो मेरे को कैसे पता चलेगा सोप बबल है ये लो, ये है बच्चों सोप बबल, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा कर दूँ चलेगा, कोई बड़ी बात तो नहीं है। हाँ, ये है सोप बबल हमारे पास बच्चों, और इसी के अंदर अपन को बोल रखा है कि द प्रेशर इनसाइड द बबल, बबल के अंदर का जो प्रेशर है ना वो इक्वल है पॉइंट Z0 बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन कंटेनर। मतलब Z0 पॉइंट पर इनसाइड द बबल इक्वल टू द Z0 बिलो द वाटर फ्री सरफेस ऑफ वाटर। तो मान लेते हैं कि यहाँ से इस सेंटर से ना Z0 हाइट पर जो प्रेशर है वही इसके अंदर के बराबर है, तो मैं इसको P0 बराबर P0 बोल दूँ क्या, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बच्चों बिलो द फ्री सरफेस वाटर आ गया, टेकिंग G की वैल्यू दे रखी है, हमें 10 लेनी है, और डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमें पहले से पता है। वैल्यू ऑफ Z0 बतानी बच्चों, Z0 की वैल्यू कितनी होगी। ओके, तो बच्चों सबसे पहले क्या दे रखा है, इसमें सोप बबल दे रखा है। तो एक्सिस इन प्रेशर की अगर अपन बात करें, प्रेशर जो इसके अंदर एग्जिस्ट होगा वो कितना होगा बच्चों 4T/r, ये तो अपन को पता ना, हाँ या ना बच्चों, पक्का। एक्सिस इन प्रेशर किसके बराबर होगा 4T/r। तो जरा सोचो, हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला होता था P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर एट GAUGE गेज प्रेशर। तो यहाँ गेज प्रेशर की जगह क्या आ जाएगा बेटा, सरफेस टेंशन की वजह से एक्सिस इन प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है ही, ये एब्सोल्यूट प्रेशर को बताएगा अपन को। बोलो हाँ, समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल सही है। तो मैं अगर बात करूँ बच्चों यहाँ पर कि ये जो एक्सिस इन प्रेशर है अंदर वाला 4T/r, ये एक्चुअली में किसके बराबर है, Z0 की वजह से जो प्रेशर बन रहा है। तो Z0 की वजह से जो प्रेशर बन रहा है वो ρgh बराबर आ गया 4T/r के। क्योंकि बच्चों देखो एब्सोल्यूट प्रेशर की अपन बात करें तो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा P0 प्लस 4T/r, या फिर P बराबर P0 प्लस ρgZ0, क्योंकि हाइट Z0 दे रखी है, तो P से P ये सब हटा दो तो 4T/r इसके बराबर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो हमें निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ Z0 निकालनी बच्चों। तो वैल्यू ऑफ Z0 निकालने के लिए मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा बच्चों, यहाँ से इसको बता देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। तो Z0 की वैल्यू निकालना है तो ठीक है, ओके। Z0 की वैल्यू निकालनी तो बच्चों मुझे मिल गया 4T/r बराबर आ गया ρgZ0। तो Z0 कितना आ जाएगा बेटा 4T/r ρg, तो 4 तो 4 ही रहेगा। सरफेस टेंशन आ रही है बेटा 2.5 × 10⁻⁻2, रेडियस दे रखा 1 mm मतलब 10⁻³ करना पड़ेगा। रो मतलब डेंसिटी वाटर की दे रखी बच्चों 10⁻³ और जी की वैल्यू 10 हमें पता है। इसको कैलकुलेट करो बच्चों और आंसर निकालो क्या आएगा तुम्हारे हिसाब से। तो ज़रा मैं थोड़ा ट्रिक से करके देखूँ इसको, 10⁻³ से इसको काट दो पहले, तो 10 ऊपर जाएगा तो 4 × 2.5 चल रहा है इंटू 10⁻³ हो गया, ये तो ऊपर जाते ही पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आ गया, 25 चौक 100 हो गया। 100 से इसको काटो तो यहाँ पर बच गया बच्चों 10⁻⁻1 वापस, और नीचे 10⁻⁻2। ओ हो, ये क्या हो गया एकदम से, कैलकुलेशन में गड़बड़ी होगी बच्चों, देख लो एक बार अच्छे से कैलकुलेट करके पूरा
पूरा कैलकुलेट करके देख लो एक बार। 4 इंटू सरफेस टेंशन है 2.5 इंटू 10⁻², रेडियस दे रखी है 1 mm मतलब 10⁻³ और डेंसिटी है 10⁻³ और जी की वैल्यू है 10 बच्चों हमारे पास, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करोगे अगर अपन तो 1/100 आया था सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में आया था, तो 10⁻² मीटर मतलब 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अपना आंसर ये है, पहले सही आया था आंसर बच्चों, यही है आंसर, आंसर में कोई चेंज नहीं है, आंसर यही रहेगा बच्चों, ठीक है ना। फिर आता बच्चों हमारे पास कैपिलरिटी, क्या आता बच्चों, कैपिलरिटी। तो कैपिलरिटी तुम्हें पहले से पता बच्चों कि बाल के आकार की एक नली होती है ना, ठीक है ना। ग्लास ट्यूब विद फाइन बोर इन बोथ एंड आर ओपन नोन एज कैपिलरिटी ट्यूब। और इस कैपिलर को अगर मैं किसी पानी में डुबो देता हूँ तो उसके अंदर पानी में थोड़ा सा राइज हो जाना या पानी के लेवल को थोड़ा सा कम कर देना, ये कैपिलरिटी कहलाता है, जैसे अपन कहते हैं केशिकात्व। क्या कहते हैं बच्चों, केशिकात्व। तो तुम्हें कैपिलरिटी के बारे में पहले से जानकारी तो होगी थोड़ी बहुत, बिल्कुल सही है। यहाँ बच्चों कंपोनेंट करके देखो तो क्या ये टी कोस थीटा और ये टी साइन थीटा होगा, नहीं होगा, बोलो हाँ। तो जहाँ एंगल बनता वहाँ कोस थीटा, जहाँ नहीं बनता वहाँ साइन थीटा। याद रखोगे नहीं रखोगे। तो किसी भी पॉइंट पर अपन प्रेशर लेवल निकाल सकते हैं। ये देखो बच्चों यहाँ पर कैपिलरिटी से ही निकलेगा। इस वाले पॉइंट की बात करें अपन, ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर, ये वाला कम हो जाता है, ये वाला ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पानी अंदर से राइज कर जाता है ना। ये कैपिलरिटी का कारण था बच्चों इसमें, लेकिन अपन को तो इसके बारे में पढ़ना नहीं है, हमें क्वेश्चन देखने हैं कि किस तरीके से इसमें से क्वेश्चन बनते हैं ना। क्योंकि कैपिलरिटी थ्योरेटिकल पोर्शन तो तुम आसानी से पढ़ सकते हो अपने स्तर पे, है ना। थ्योरेटिकल पोर्शन तो अपने स्तर पे पढ़ सकते हो, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्या दिया हुआ हमारे पास क्वेश्चन, पढ़ो जल्दी से। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जल्दी से बच्चों, जल्दी से। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन है हमारे पास, द कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर इज इमर्स्ड, हाँ ट्यूब की रेडियस दे रही आर इमर्स्ड इन द वाटर एंड वाटर राइज इनटू h हाइट पर वाटर राइज कर रहा है ना बच्चों। तो कैपिलरी ट्यूब को डाला अपन ने अगर, तो बच्चों ये मैंने कैपिलरी ट्यूब डाला है, ठीक है ना भैया, ओके। तो इसी के अंदर ये तो है पानी, ठीक है ना, और इसी के अंदर पानी राइज हुआ है थोड़ा बहुत, वाटर लेवल से h हाइट पर पानी राइज हुआ है बच्चों, है ना। अरे ये क्या हो गया, पतला करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है ना। कितने बेटा, h हाइट तक ये पानी राइज हुआ इसके अंदर, जिसकी रेडियस कितनी बच्चों हमारे पास आ रहा है। द मास ऑफ द वाटर इन द कैपिलरिटी इज 5 ग्राम, मतलब इसके अंदर 5 ग्राम का मास राइज हुआ है बच्चों। वाह भाई वाह। अनदर कैपिलरिटी ट्यूब अगर अपन डालते जिसकी रेडियस 2r हो जाती है, रेडियस कितनी हो जाती है बेटा, 2r, है ना। हमारे पास ये दे रखा है इस बार, इसकी 2r रेडियस है। तो अपन को देखना है कि इसमें जो वाटर लेवल राइज होगा वो कितना होगा, ये हमें बताना है सबसे पहले, मतलब कितने मास का वाटर इसके अंदर राइज होने वाला है। तो कैपिलरिटी ट्यूब की अगर अपन बात करें तो इसमें वाटर लेवल जो राइज करता है वो फॉर्मूला किसके बराबर होता है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ बच्चों। फॉर्मूला जो है वो किसके बराबर होगा, वो है बच्चों 2t cos थीटा अपॉन ρr(g) के। किसके बराबर है बच्चों, ρr(g) के। अब एक्चुअली में ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसके बारे में ज़रा बाद में देखेंगे। और तुम तो इस पर बात करो बच्चों, कैपिलरिटी में तुम्हें एक चीज़ तो पता है बच्चों कि वाटर लेवल जब राइज करता है तो कुछ इस टाइप से करता है नहीं करता, जल्दी से देखो, हाँ या ना। अरे यार क्या वाटर लेवल कुछ इस तरीके से राइज करेगा नहीं करेगा, बोलो हाँ। ये देखो बच्चों बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब सरफेस टेंशन काम कर रही है ऐसे, ये एंगल कितना है बेटा हमारे पास, t है ना। तो तुम्हें पता है बेटा जहाँ एंगल बनता है वहाँ क्या आएगा बेटा, कोस थीटा, ठीक है ना। नीचे वाटर लेवल है तो नीचे क्या काम कर रहा है बेटा, mg काम कर रहा है। अब सोचो बच्चों ये t कोस थीटा जो है वो केवल इधर और इधर होगा या सब जगह होगा, बोलो हाँ। किधर किधर होगा बेटा, सब जगह होगा क्या। मैं साथ साथ डेरिवेशन भी करवा रहा हूँ बच्चों, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना, सब जगह होगा। तो सब जगह मतलब t cos थीटा एक्चुअली में किसके साथ आ जाएगा बेटा, क्या 2πr के साथ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हाँ। और यही किसके बराबर कर दूँ बच्चों, में mg को बैलेंस कर दूंगा तो वाटर राइज करना बंद कर जाएगा। अगर इसको इसके बराबर कर देता हूँ तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि वाटर इसमें राइज करना बंद कर गया, बिल्कुल सही है। अब मुझे सिंपल सी चीज़ दे रखी है कि कोई सी भी बात हो बच्चों, ट्यूब भले कैसी भी हो, जो सरफेस टेंशन इसमें काम करेगी वही इसमें काम करेगी,
एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कोस थीटा, ये थीटा जो है ये कहलाता है बेटा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट तुमने पढ़ा होगा 10th क्लास 11th क्लास के अंदर कि स्पर्श कोण क्या होता है, पानी और किसी भी मटेरियल के बीच में सहसंजक और असंजक के अंदर था, ठीक है। और 2 पाई अपन को पहले से पता है। तो मैं टी कोस थीटा एक कॉन्स्टेंट है, 2 पाई r1 बराबर m1 इंटू जी डिवाइडेड बाय 2t टी कोस थीटा 2 पाई r2 बराबर m2 जी से जी कट गया, ये पूरा कट गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया। तो मतलब r1 अपॉन r2 किसके बराबर हो जाएगा बेटा? m1 अपॉन m2। तो मुझे पता चल गया था कि m1 की वैल्यू ये है, तो m2 बराबर क्या जाएगा? r2 अपॉन r1 इंटू m1। तो r2 की वैल्यू है 2r, नीचे है r, इधर है m मतलब कितना मास था बच्चों? 5 था ना, यहाँ पर रख दिया 5, r से r कट गया तो 5 दूनी 10 ग्राम। तो कितना वाटर लेवल राइज होगा बच्चों, सॉरी कितना मास राइज होगा बच्चों? 10 ग्राम्स का मास इसके अंदर राइज हो जाएगा जब रेडियस दुगनी कर दी जाए। तो यार बच्चों इसमें अगर अपन से क्वेश्चन पूछते, ये क्वेश्चन ये तरीका तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये डेरिवेशन एक्चुअली मैंने यहाँ से करवाया बच्चों ना कैपिलरिटी के लिए, ठीक है। ये जो टाइप है ना, ये वाला फॉर्मूला यहाँ से, तो हमारे पास इधर से 2 पाई r टी कोस थीटा किसको बैलेंस करेगा बेटा? mg, वाटर लेवल को, है ना। तो यहाँ से मैंने इस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट किया, ठीक है ना। अब इसी के अंदर अपन को पूछते कि ये अगर h हाइट तक राइज कर रहा है तो ये कितने हाइट तक करेगा? तो तुम्हें पता चलेगा रेडियस बढ़ाते ही इसकी हाइट कितनी हो जाएगी तुम्हारे हिसाब से? जल्दी से बताओ बच्चों, क्या इसकी हाइट आधी हो जाएगी क्या जो थी एक्चुअली में, हाँ या ना? तो हाइट को राइज करने की अगर मैं बात करूँ बच्चों, यहाँ पर हाइट को राइज करने की, तो हाइट राइज करने के लिए हमारे पास एक बढ़िया सा फॉर्मूला उठा सकते हैं बच्चों अपन। देखो मैं बताता हूँ फॉर्मूला कौन सा है ना। हाइट को राइज करने के लिए, ये मिटा दो बच्चों, तुम्हें समझ में आ गया होगा। हाँ, इसको मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ, ठीक है ना। अब हाइट को राइज करने का बच्चों बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है बेटा, क्या? 2t कोस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर। ये है बच्चों हमारे पास हाइट को राइज करने को। कैपिलरिटी के लिए कितने हाइट तक राइज होगा वाटर लेवल, ये है। तो h ये है, तो h2 की बात करूँगा मैं, तो 2t कोस थीटा वही रहने वाला है, रो जी, और ये r2 हो जाएगा क्या r1 की जगह? तो ये पूरा कट गया, पूरा एज इट इज़ है ना, रो जी से भी रो जी सब कट गया। तो h1 अपॉन h2 किसके बराबर आएगा बेटा? r2 अपॉन r1, क्योंकि ये ऊपर और ये नीचे, बोलो हाँ सही है ना। तो r2 की वैल्यू है 2r, इसकी वैल्यू r से r कट गया, तो h1 अपॉन h2 बराबर आ गया 2। तो h2 बराबर आएगा h1/2, मतलब टोटल जो हाइट h थी उसका हाफ। ज़्यादा बड़ी करोगे तो कम हाइट का राइज होगा ना वाटर लेवल उसमें, तो हाइट का भी बता दिया मैंने, और कितना ग्राम वो वाटर इसमें इंक्रीज होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि बच्चों नीट 2020 में पूछा गया था। तो मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके बता दिया कि कैसे इसको अपन हाइट से भी राइज और अनराइज कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बड़ा सिंपल सा दे रखा है, द 3 लिक्विड ऑफ डेंसिटीज रो1 रो2 एंड रो3 विच रो1 रो2 रो3 एक दूसरे के ऐसा है बच्चों, रो1 रो2 और रो3, इन तीनों के बीच का रिलेशन कैसा दे रखा है बच्चों? इस तरीके से दिया हुआ है ना बच्चे, जिसमें रो1 बड़ा है रो2 से, रो2 बड़ा है रो3 से, ठीक है बच्चे, चलेगा। नेक्स्ट, अब इसमें दे रखा था हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन सेम है, राइज टू द सेम हाइट ऑफ द 3 आइडेंटिकल कैपिलरिटी, ठीक है। तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट θ1 θ2 ओबे। तो मैं ये देखना है कि एंगल θ1 θ2 और θ3 कैसे काम करने वाला है, ठीक है ना बेटा। तो इस वाले क्वेश्चन को डील करने के लिए कुछ ज़्यादा दिमाग अपन को लगाना नहीं है बच्चों, ये मैं बता देता हूँ ना। इस वाले क्वेश्चन को डील करने के लिए कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे अपन। इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए बड़ा सिंपल से ये करना है हमारे पास, क्योंकि वाटर राइज हमने निकाला था ना बेटा, 2t कोस थीटा रो जी आर के बराबर होता है। तो मैंने बताया कि 2 कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, और सेम रेडियस की कैपिलरी ट्यूब होगी शायद, है ना बेटा। हैविंग द सेम वैल्यू सरफेस टेंशन राइज द सेम हाइट ऑफ द आइडेंटिकल कैपिलरिटी बोल रखा है, इसका मतलब r भी कांस्टेंट है। तो h जो है वो कांस्टेंट ऑफ कोस थीटा हो गया, समझ रहे हो बच्चों। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि h जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कोस थीटा के, ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और अगर मैं हाइट की बात नहीं करता इसमें, और मुझे बोल दिया जाए कि भैया डेंसिटी अलग अलग है सबकी, तो मेरे को ऐसा बोला गया कि सेम हाइट, सेम जी, सेम आर, सेम 2, सेम टी के लिए, तो बताओ बच्चों पूरा कांस्टेंट बराबर कोस थीटा इंटू रो के बराबर, बट बाई रो के बराबर हो गया, तो कोस थीटा बराबर सी रो के बराबर हो जाएगा। तो बताओ कोस थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। इसका मतलब सोचो कि अगर रो1 रो2 और रो3 ऐसे ज़्यादा है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि कोस θ1 ज़्यादा है कोस θ2 ज़्यादा है कोस θ3 से।
लेकिन बच्चों कोस 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 को हटाते हैं ना, तो मैथमेटिक्स कहती है कि ये ऐसा रहेगा। मैथमेटिक्स कोस के लिए उल्टी होती है, पता है क्यों बच्चों? अब यहाँ पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं बच्चों। तुम्हें पता है कोस का डायग्राम कैसे होता है? कोस का डायग्राम तुम्हें पता ही होगा बच्चों, मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं। कोस की वैल्यू 0 और 90 के बीच की अगर बात करें तो घटती है, मतलब ज़्यादा एंगल पर कोस की वैल्यू कम होती है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 से बड़ा है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि कोस थीटा 1 की वैल्यू जो है वो कम हुई होगी। मतलब ये थीटा 1 हो सकता है और ये थीटा 2 हो सकता है। तो थीटा 1 ये 30 डिग्री हुआ और ये 60 डिग्री हुआ। कोस थीटा 1 की वैल्यू कितनी है बेटा? √3/2 है। और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 1/√2 है। सॉरी 1/2 मान लो, है ना, 2 ही होती है 1/2। तो ज़्यादा कम एंगल पर वैल्यू ज़्यादा होती है और ज़्यादा एंगल पर वैल्यू कम होती है। तो कोस थीटा के लिए कहानी याद रखोगे तो तुम्हें एक चीज़ तो पता चलेगी कि थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3। एक चीज़ और बता दूँ, ये 90 डिग्री से कभी ज़्यादा नहीं होंगे। तो हमें पता चल गया कि या तो ये ऑप्शन सही है और या ये ऑप्शन सही है, दोनों तो गलत हो गए। अब ये वाला ऑप्शन सही होगा, बी वाला। क्यों बेटा? क्योंकि थीटा 3 बड़ा है थीटा 2 से, बड़ा है थीटा 1 से, जो कि 90 से तो छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा और बराबर होगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बोलो समझ में आया नहीं आया बच्चों? जल्दी से बता दो बच्चों, समझ में आया नहीं आया? हाँ या ना बच्चों? देख लो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है बच्चों, देखो स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का रिलेशनशिप है, जो तुम्हें पता होना चाहिए कि कब कॉन्केव सरफेस होती है, कब हॉरिजॉन्टल सरफेस होती है और कब कॉन्वेक्स होती है। ये रिलेशनशिप मैंने दे रखा बच्चों। इसमें एक टॉपिक है बच्चों वेटिंग प्रॉपर्टी। वेटिंग प्रॉपर्टी में दिख रहा बच्चों क्या दे रखा? लिक्विड वेट्स द सॉलिड सरफेस। मतलब इसमें दे रखा कि लिक्विड सॉलिड सरफेस को गीला कर रहा है। फिर आ रहा है लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस, इस वाले केस में, ठीक है ना। सिल्वर की अपन बात करते हैं तो लिक्विड सिल्वर को वेट नहीं कर रहा। फिर आ रहा बच्चों लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस वाले में। तो वेटेबिलिटी डिपेंड किस पे करती है बच्चों? वेटेबिलिटी डिपेंड करती है कि कौन सा सॉलिड सरफेस है और कौन सी लिक्विड की बात हो रही है। मतलब ग्लास और वाटर के बीच में रिलेशनशिप को बताते हैं। और ये डिपेंड करता है बच्चों एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पर। किस पर बच्चे? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से कम है, ये क्रिटिकल एंगल है बच्चों, राइट एंगल है ना, ठीक है ना। तो कॉनकेव प्लेन और कॉन्वेक्स ये पूरा एक बार स्टडी करके देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास बड़ा सिंपल सा है। सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड रेडियस आर कोलेक्स फ्रॉम सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस आर एंड वॉल्यूम वी, द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड देन। मतलब इसमें ये दे रखा है कि एनर्जी का फॉर्मूला हमें पहले से पता था बच्चों, वर्क डन का फॉर्मूला तुम्हें शायद याद होगा बच्चों। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था बेटा? फोर्स इंटू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। याद आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? जल्दी से बताओ। एनर्जी तो सरफेस टेंशन तो टी हो गया, और चेंज इन एरिया की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो पहले क्या है बच्चों? द सर्टेन नंबर ऑफ स्पेरिकल ड्रॉप। सर्टेन नंबर ऑफ स्पेरिकल ड्रॉप का मतलब होता है बहुत सारी स्पेरिकल ड्रॉप जो थी वो एक लिक्विड ऑफ रेडियस आर, छोटी छोटी रेडियस आर से एक नई रेडियस का बॉल बना लिया बच्चों, छोटा छोटा। मतलब ये सब चीज़ें मिलके आपस में एक नई ड्रॉप बना ली बच्चों ऐसे, जिसकी रेडियस कितनी बच्चों? कैपिटल आर है, और इन सब की रेडियस कितनी बच्चों? हमारे पास स्मॉल आर है। तो चेंज इन एरिया की अगर अपन बात करें, सर्टेन एरिया की बात हो रही है ना बेटा, चेंज इन एरिया, तो हमें इनका वो तो नहीं पता कि इसमें एक्चुअली में था कितना, है ना। हमें ये तो नहीं पता कि एक्चुअली में था कितना, लेकिन अपन वैसे बात सकते हैं कि इसमें n पार्टिकल थे। कितने पार्टिकल थे बच्चों? n पार्टिकल। तो यहाँ पर बात करेंगे बेटा चेंज इन एरिया की। किसकी बात करेंगे बेटा? चेंज इन एरिया की। तो टी इंटू चेंज इन एरिया। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों, चेंज इन एरिया अगर थोड़ा सा सोचो ज़रा, तो एरिया ऑफ फर्स्ट इन सब का और एरिया ऑफ 2 जो लास्ट में बना है, तो इसका एरिया कितना बेटा? 4πr² इंटू n, बिल्कुल सही है। और इसका आया था बेटा 4πR², बिल्कुल सही है। अगर मैं इसको वॉल्यूम में चेंज करके लिखना चाहूँ, किसमें बेटा? वॉल्यूम है, क्योंकि फॉर्मूले में तुम्हें दिख रहा है बच्चों v आ रहा है वॉल्यूम, ये देख रहा v। तो बताओ बच्चों इसमें बाई 3 होता तो मज़ा आ जाता दोनों में, 4/3πr³। तो यहाँ पर भी क्यूब होता तो मज़ा आ जाता। तो मैं ऊपर r का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ और इसमें भी r का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, तो t तो बाहर चल ही रहा है। यहाँ पर 4/3πr³ इंटू n बटे r चल रहा है। यहाँ पर भी 4/3πr³ बटे r चल रहा है। अब 4/3πr³ किसके बराबर हो गया? वॉल्यूम के। मतलब छोटे छोटे का जो टोटल वॉल्यूम था वो एक वॉल्यूम में चेंज हुआ नहीं हुआ। तो ये भी हो गया v/r, ये भी हो गया v/r इंटू टी चल रहा है। चलेगा बच्चे? चलेगा, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं ना। और जो 3, अरे यार 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड भी तो करना था अपन को, तो 3 बाहर ले लिया अपन ने पहले से, यहाँ पर ले लेता हूँ। तो 3tv बराबर 1/r माइनस 1/r। बोलो समझ में आया नहीं आया?
बच्चों यहाँ पर गौर फरमाना कि ये n कहाँ गया, तुम सोच रहे होंगे बच्चों देखो ना, इन सबके छोटे छोटे वॉल्यूम को जब n से मल्टीप्लाई करते हैं तो v मिलता है, और ये v पहले से था 4/3 पाई r क्यूब। तो इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम आ गया, वॉल्यूम में चेंज कर दिया तो हमारे पास ये फॉर्मूला बना है जिसका आंसर आ गया बच्चों ये, ठीक है ना भैया। एनर्जी 3VT, और जो कि क्या होगा बच्चों, रिलीज होगा, ना कि एब्जॉर्ब होगा, याद रख लेना, रिलीज होगा बच्चों, रिलीज्ड। और वैसे भी फॉर्मूला हमारे पास यही मिला, तो प्लस माइनस की गड़बड़ी अपन को करनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल से, द वेटेबिलिटी ऑफ सरफेस बाय लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द परमेबिलिटी। मैंने तुम्हें पहले बता दिया ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है बच्चों। वेटेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे। 2013 में पूछा गया था, बड़ा सिंपल सा, 4 नंबर ऐसे ही झटके में आ सकते हैं हमारे पास। तो बच्चों ये अपने फ्लूइड मैकेनिक्स को यहाँ पर कंप्लीट किया है। नेक्स्ट अपन जल्दी मिलेंगे, शब्बा खैर, टाटा बाय बाय बच्चों।